Hello friends, myself Priti Dhankhad, Assistant Professor in DAV Girls College, and my today's topic is adrenal gland. तो आज का हमारा विषय है एड्रिनल ग्रंथि। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का विषय है और न सिर्फ बीए होम साइंस के लिए बल्कि बीएससी के लिए भी यह विषय अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के 3 और नाम हैं, सुप्रारिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और रीनल ग्रंथि। अब ये नाम क्यों है? इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। वृक्क, गुर्दे का जो एक हिंदी में पर्यायवाची शब्द है वो है वृक्क, यानी कि अधिवृक्क, यानी कि वृक्क के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि या गुर्दे के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि। अब जो रीनल है ये इंग्लिश में हम गुर्दे के लिए एक सिनोनिम वर्ड यूज कर देते हैं, तो वहां से ये शब्द लिया गया है। तो 3 नाम है, सुप्रारीनल है, अधिवृक्क है और रीनल ग्रंथि भी एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के आकार की। तो ये एक टोपी के आकार की ग्रंथि होती है और जो हमारे दोनों गुर्दे हैं, दोनों गुर्दों के ऊपर ये पाई जाती हैं। इनकी जो मोटाई है वो 0.4 इंच, चौड़ाई है 1.2 इंच, ऊंचाई है 2 इंच और जो वजन है वो 12 ग्राम्स के करीब होता है। अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हमारे 2 गुर्दे इसमें दिखाए गए हैं। गुर्दों तक जो रक्त पहुंचाने के लिए जो रीनल धमनी है और जो रीनल शिराएं हैं वो दिखाई गई हैं, और वहां से गुर्दों से निकलने वाली जो यूरेथ्रा है उसका भी जो शुरुआत के जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और इनके ऊपर 2 ये एड्रिनल ग्रंथियां जो कि टोपी के आकार की हैं, ये भी आपको नजर आ रही हैं। अब फिर से हमारे एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि हमारी उदर गुहा में इसकी पोजीशन क्लियर करने के लिए हमने ये इलस्ट्रेशन ली है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हमारी आंतें हैं और आंतों के ही जो हमारी ये बड़ी आंत आपको दिखाई दे रही है, इसके पास में ये गुर्दे हमारे अवस्थित हैं। ऊपर की तरफ हमारा डायफ्राम है और पीछे की तरफ आपको जो हमारी बैकबोन है वो भी आपको नजर आ रही है। तो ये है गुर्दों की हमारे शरीर में स्थिति और गुर्दों के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति। अब यहाँ पे कुछ और खोल के हमने एड्रिनल ग्रंथि की जो संरचना है उसकी परिचर्चा करने का एक प्रयास किया है। एड्रिनल ग्रंथि की अगर हम अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें हमें 2 हिस्से नजर आएंगे, एक बाहरी हिस्सा और एक भीतरी हिस्सा। भीतरी हिस्से को हम मेडुला कहते हैं, जो कि लगभग पूरी ग्रंथि का 10% होता है, और जो बाह्य हिस्सा है एड्रिनल ग्रंथि का उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो कि लगभग 80 से 90% तक का इसका जो इसकी जो पूरी संरचना है उसका निर्माण करता है। अब जो कॉर्टेक्स है इससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और दूसरी तरफ जो मेडुला है, जो भीतरी हिस्सा है, वहां से जो फाइट और फ्लाइट के हमारे हार्मोन्स है वो स्रावित होते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन में भी आपको यही दिखाई देगा। ये गुर्दा है और ये गुर्दे के ऊपर ये टोपी के आकार की हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, और उसको हमने जब उसके अनुप्रस्थ काट को देखा है तो आपको बीच में मेडुला दिखाई देंगे, ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे, और बाहर की तरफ आपको जो ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है ये दिखाई देगा और भीतर इसका मेडुला का हिस्सा। अब यहाँ पे जो एड्रिनल ग्रंथि का बाह्य हिस्सा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसके जो बाहरी भाग में जो कोशिकाओं के कुछ जोन्स से बने हुए होते हैं, कुछ परतों के रूप में ये व्यवस्थित होती हैं,
और इस प्रकार ये 3 परत पाई जाती हैं, ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलेटा और ज़ोना रेटिकुलेटा। अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़ोना फेसिकुलेटा के बारे में। तो इस हिस्से से ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं और इसमें जो मुख्य रूप से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं वो हैं जैसे कोर्टिसोल है और ये कोर्टिस्टेरोन हार्मोन है, और जो दूसरा हिस्सा है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा वहां से मिनरल कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं। एल्डोस्टेरोन है और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन है, और जो ज़ोना रेटिकुलेटा है वहां से जो सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं वो स्रावित होते हैं। अब जो हमारे ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ये हार्मोन्स हमारे जो तनाव है या जो स्ट्रेस है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में हमारी मदद करते हैं। जो सोने जागने के क्रम में भी सामंजस्य बिठाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा भी जो ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये और भी कई कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटीन के चयापचय का कार्य है, और जो हमारे ये वसा के चयापचय का कार्य है, और कहीं ना कहीं ये हमारे विभिन्न अंग जैसे कि गुर्दों पर प्रभाव है डालते हैं, और हमारी वाहिनियों पर भी, रक्तवाहिकाओं पर भी प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं, जितने भी एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं उनमें से एक। जैसे कि इसके 2 उदाहरण यहाँ पे कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन दिए गए हैं। अब दूसरे नंबर पे जो हमारी परत है कोशिकाओं की, जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा है, इससे भी हमारे एल्डोस्टेरोन और कोर्टिकोस्टेरोन नाम के 2 मिनरल कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं। अब जैसा कि नाम से ही विदित होता है, यानी कि ये हमारे शरीर में मिनरल्स का, या आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो मिनरल्स उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप ये पोटेशियम है, सोडियम है, इनकी जो आयंस होती हैं तो इनकी मात्रा को ये नियंत्रित करके रखते हैं। जैसे कि पोटेशियम की मात्रा का घटना है, बढ़ना है, सोडियम की मात्रा का घटना है, बढ़ना है, तो एल्डोस्टेरोन और जो हमारे कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन है ये इस कार्य को संपादित करते हैं। अब जो ज़ोना रेटिकुलेटा है, इससे जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जो यौन हार्मोन्स हैं, ये स्रावित होते हैं। अब जो यौन हार्मोन्स हैं इनमें मुख्य रूप से एंड्रोजन हार्मोन का जो नियंत्रण है वो ज़ोना रेटिकुलेटा के द्वारा होता है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है इसका अल्प मात्रा में होता है और एंड्रोजन का अधिक मात्रा में। अब ये जो यौन अंगों की वृद्धि है, चाहे महिलाओं में है, पुरुषों में है, उसके लिए भी कुछ हद तक जिम्मेवार होते हैं। और अगर भ्रूणावस्था में एड्रिनल कोर्टेक्स का अगर संतुलन गड़बड़ा जाता है और इसका जो एंड्रोजन हार्मोन है अगर वो बेबी फीमेल के अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं इससे ऐसे लक्षण पैदा होते हैं कि स्त्रियों के अंदर पुरुषों के गुण आ जाते हैं, या फिर आप उभयलिंगता का जो भाव है उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और जो लिंग ग्रंथियां स्त्री की होती हैं और जो बाह्य जननांग है वो विपरीत लिंग के हो जाते हैं। अब इसका और थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करें तो जैसे स्त्रियों का जो चेहरा है, जो हाव भाव है पुरुषों की तरह दिखाई देंगे, और जो उनके हाथ पैर इत्यादि हैं थोड़ा मोटे होंगे, और कहीं ना कहीं जैसे जो दाढ़ी मूंछ वगैरह है कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ पुरुषों के लक्षण आने लगते हैं। तो ये है अगर इन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाए तो उसका दुष्प्रभाव। अब यहाँ पे पुनः एक बार हम इनकी कमी के प्रभाव को डिस्कस करेंगे और इनकी अधिकता से होने वाले प्रभाव को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एडिसन नाम की जो ये बीमारी है
इसे हमने लिया है। एडिसन की बीमारी में जो मांसपेशियां हैं ये हमारी दुर्बल हो जाती हैं। ये जब एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो सक्रियता है थोड़ी कम हो जाएगी तो उससे ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, वजन गिर जाता है, और जो एक बेचैनी का सा भाव रहता है और कंफ्यूजन की स्थिति इसमें पैदा हो जाती है, ग्लूकोज की कमी आ जाती है और व्यक्ति थोड़े से ही तनाव में बहुत जल्दी घबराने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। महिलाओं में जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसमें गड़बड़ आ जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक सिंड्रोम जो ये एडिसन्स रोग का है इसके लक्षण हैं। अब जब अधिकता किसी हार्मोन की हो जाती है तो उसके भी दुष्प्रभाव भयंकर होते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम कुछ एक डिस्कस करेंगे। अधिकता से एड्रिनल ग्रंथि की जो कार्य प्रणाली है वो बिगड़ने से जो दुष्प्रभाव पैदा होते हैं और उसमें भी उसके अधिकता से होने वाले दुष्प्रभाव। अब इसमें जो पहला प्रभाव है ये है कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम एक तो जो हमारा कोर्टिसोन हार्मोन है उसके अतिस्राव के कारण होता है। अब इसमें रोगी के शरीर में सोडियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, पोटेशियम का कम हो जाता है और सोडियम की अधिकता से जो व्यक्ति है वो ओडिमा का शिकार हो जाता है, उसके शरीर में पानी भर जाता है, या आप कह सकते हैं साजिश का शिकार हो जाता है। अब जो चेहरा है वो ओडिमा की वजह से सोजिश का शिकार, चेहरा है वो चंद्रमा के समान हो जाता है और यूरिन में या आप कह सकते हो ब्लड में भी जो ग्लूकोज की मात्रा है बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक जो हमारे कुशिंग सिंड्रोम है उसके लक्षण हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो यौन हार्मोन्स हैं उनका भी संतुलन कई बार बिगड़ जाता है, तो उसके अब क्या दुष्परिणाम है? अगर एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है या जो सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है उनकी अधिकता का ही ये परिणाम है, उनकी अधिकता हो जाती है, उससे एंड्रोजन भ्रूणावस्था में आने लगता है। परिणाम स्वरूप अगर लड़की पैदा होती है तो आगे चल के उसमें पुरुषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे भारी आवाज, चेहरे पे बाल का उगना और हाव भाव जो है अगर ये गड़बड़ हो जाती है और पुरुषों में अगर ये गुण आ जाते हैं तो उनके अंदर स्त्रियों जैसे हाव भाव पैदा हो जाते हैं। तो ये जो सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये कहीं ना कहीं ये विरिलिज्म नाम की जो ये बीमारी है इसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो भीतरी हिस्सा है एड्रिनल ग्रंथि का, यानी कि एड्रिनल मेडुला, उसके बारे में। अब इससे भी दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक डोपामाइन भी है, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। इन्हें एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन भी कहा जा सकता है। साधारण शब्दों में जो हार्मोन करो या मरो की स्थिति में स्रावित होते हैं या जिन्हें आप फाइट और फ्लाइट कह सकते हैं, यानी कि या तो डटे रहना और या फिर भाग जाना, तो ऐसी स्थिति के लिए जो जिम्मेवार है वो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन है। अब ये हार्मोन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बंधाने का कार्य करते हैं। अब इस स्थिति में व्यक्ति थकता नहीं है, जो रक्त संचार है वो बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन का जो स्राव है वो अधिक हो जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर आंखों के सामने एकदम से सांप आ जाता है तो ऐसे में हमारी क्या स्थिति होगी? ऐसे हमारी जो आंखें हैं वो थोड़ा सा और फट जाती हैं और एक बार को तो कई बार हम चीख भी नहीं पाते, हाथों के जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, एकदम से जो चेहरे का रंग है वो पीला पड़ने लगता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, सांसें तेज तेज चलने लगेंगी, हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और पुतलियां तो जैसे हमने बताया था अभी फैल जाती हैं। तो ऐसे में जो हमारी जो शरीर की कार्य प्रणाली है वो
एपिनेफ्रिन हार्मोन का जो स्रवण है वो बढ़ा देती है। इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और व्यक्ति को अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। तो ये एपिनेफ्रिन हार्मोन इस प्रकार से करो या मरो की स्थिति में हमें साहस बढ़ाने का कार्य करता है। अब इसके ठीक विपरीत नोरएपिनेफ्रिन का कार्य होता है, और जब नोरएपिनेफ्रिन का स्राव होने लगता है तो जितने भी ये लक्षण हैं ये सामान्य होने लगते हैं या ये अपने विपरीत रूप में जाने लगते हैं। तो ये है जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि का जो भीतरी भाग है मेडुला, उससे जो होने वाले प्रभाव। अब यहाँ पे हमने एड्रिनल ग्रंथि को पूरा डिस्कस किया, उसकी हमने संरचना भी देखी। अब उसी के संबंध में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि की विस्तार से परिचर्चा करें। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है, अभी अभी हमने इसके बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस किया है। उसके भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, उसका जो बाहरी भाग है उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। अब जो मेडुला है उससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, अभी हमने डिस्कस किए, एड्रिनेलिन और नोरएड्रिनेलिन। और जो बाह्य हिस्सा है कोर्टेक्स, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो 3 परतों में व्यवस्थित होती हैं। जोना रेटिकुलेटा है, जोना फेसिकुलेटा है और तीसरी परत है, और इनसे ग्लोमेरुलोसा, और इनसे अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो भाई ये सब आपको डिटेल में लिखना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाले विभिन्न हार्मोन की परिचर्चा। अब जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो एड्रिनल कोर्टेक्स है ये बाहरी हिस्सा होता है, और इस बाहरी हिस्से की जो कोशिकाएं हैं वो 3 रूप में अवस्थित होती हैं। और जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना फेसिकुलेटा है, जोना रेटिकुलेटा है, ये इन 3 परतों के नाम हैं। और जोना ग्लोमेरुलोसा से कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और जो जोना फेसिकुलेटा है उससे हमारे जो ये ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये हमारे स्रावित होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोन। अब इसके अलावा जोना रेटिकुलेटा से हमारे जो यौन हार्मोन्स हैं, जो लैंगिक हार्मोन्स हैं, ये स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके कार्य भी थोड़ा थोड़ा स्मॉल रूप से आप इनकी भी चर्चा कर सकते हैं। और जो पूरे के पूरे हार्मोन्स हैं इनका आपको सारा नाम के साथ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और एक एक दो लाइनों में आप इनके कार्य की भी परिचर्चा कर सकते हैं। अब यौन हार्मोन्स की विस्तार से चर्चा करें। तो जो सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, यौन हार्मोन है, ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि के बाह्य भाग से कोर्टेक्स से निकलते हैं, आप बता सकते हैं। अब इनके अंदर जो ये एंड्रोजन हार्मोन की भी मात्रा होती है, और एंड्रोजन के अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन की भी, लेकिन एंड्रोजन की ज्यादा होती है। अब अगर भ्रूणावस्था में इनका जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है, और अगर स्त्री में पुरुष का एंड्रोजन हार्मोन आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पुरुषों के हाव भाव विकसित हो जाएंगे। और अगर लड़का है उसके अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा चली जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लड़कियों के हाव भाव आ जाते हैं, जिन्हें हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। अब हम रीनल ग्रंथि की संरचनात्मक व्याख्या इस प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। तो आपको इसकी संरचना बतानी है। बताइए कहाँ पे है? तो ये हमारे जो गुर्दे होते हैं, जो मूत्र प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं, उनके ऊपर टोपी के आकार में पाई जाती हैं। आप इसका आकार बता सकती हैं, और उसके बाद फिर आप बता सकती हैं कि जब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया जाता है तो बाहरी हिस्से को कोर्टेक्स और भीतरी हिस्से को मेडुला कहते हैं। अब रीनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स के बारे में बताएं। तो वही अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एड्रिनेलिन, नोरएड्रिनेलिन, या इनके जो दूसरे नाम है नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। अब जो ये हार्मोन है ये करो या मरो की स्थिति में काम आते हैं और हमें साहस प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब उनके आप जो लक्षण अभी हमने डिस्कस किए थे,
विपरीत परिस्थितियों में एकदम से जब कोई आघात लगता है तो जैसे हमारे रोए खड़े हो जाएंगे, हमारी पुतलियां फैल जाएंगी। अब चेहरे का रंग क्यों पीला पड़ता है? क्योंकि एकदम से जो हमारा ब्लड है वो दिमाग की तरफ प्रवाहित ज्यादा होने लगेगा और हमारे जो चेहरे का रंग है वो कहीं ना कहीं इससे पीला पड़ जाता है। रक्त का संचार एकदम से तेज हो जाएगा, धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में शरीर को धैर्य बंधाने के लिए जो एपिनेफ्रिन है या एड्रेनालिन हार्मोन का फिर स्राव होता है, जो कि रक्त संचार को और थोड़ा सा पुष्ट करके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, कोशिकाओं तक इसे पहुंचाने का कार्य करता है, ताकि जो एक्शन है वो संपादित किया जा सके। फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन्स के बारे में बताएं तो वही जो मेडुला है उससे स्रावित होने वाले दोनों हार्मोन्स एड्रेनालिन और नोरेड्रेनालिन, उन्हीं की यहाँ पे आपको फिर से विस्तृत चर्चा आप कर सकते हैं। किडनी पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, विस्तृत विवरण दें। तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि या रीनल ग्रंथि पाई जाती है, आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हम पूर्व ये जो प्रश्न है इनमें कर चुके हैं। अब यहाँ है हमारे लघु प्रश्न इसी विषय से संबंधित। एड्रिनल ग्रंथि के अन्य नाम बताइए। तो वृक्क ग्रंथि है, सप्रारीनल ग्रंथि है, ये इसके अन्य नाम है। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह ग्रंथि हमारे गुर्दों के ऊपर पाई जाती है। इसकी संरचना के बारे में बताइए। इसकी संरचना जब आप डिस्कस करेंगे तो आप बताएंगे कि जब इसकी हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, तो भीतरी भाग मेडुला और बाहरी भाग इसका कोर्टेक्स के रूप में नजर आता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। तो इसमें आपको एड्रिनल ग्रंथि के दोनों ही हार्मोन्स कोर्टेक्स और मेडुला के नाम डिस्कस करने हैं। एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स के नाम बताएं। वही नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, या आप कह सकते हैं नोरेड्रेनालिन और एड्रेनालिन। ये दोनों ही हार्मोन्स एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। करो या मरो की स्थिति में कौन सा हार्मोन काम आता है? करो या मरो की स्थिति में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन काम आता है। अब यहाँ आगे हमने डिस्कस किया है लैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। तो भाई जो लैंगिक हार्मोन है, ये जो हमारा ये बाहरी हिस्सा है एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स, ये उससे स्रावित होते हैं। और लैंगिक हार्मोन्स में जो हमारे एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारे 3 हार्मोन्स हैं, जो कि ये सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन इनके स्रवण को प्रभावित करता है। कुशिंग सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो जो कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो ये कुशिंग सिंड्रोम है, ये हमारा जो ये कमी से नहीं हुई। कुशिंग सिंड्रोम कोर्टिसोन जो हार्मोन है उसकी अधिकता से उत्पन्न होता है। तो ये अधिकता से उत्पन्न होता है। एडिसन्स बीमारी किस कारण से होती है? जो एडिसन्स बीमारी है, ये हमारे जो कोर्टेक्स ग्रंथि है उसकी जब अल्प सक्रियता हो जाती है तो उसका ये परिणाम होता है। तो इसके साथ ही हमने अपने जो ये एड्रिनल ग्रंथि को लेके जो ये यूनिट है, ये हमारा जो विषय है, इसके बारे में जो हमारी चर्चा है वो हमने संपूर्ण की, और जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं वो भी हमने डिस्कस किए, और उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।